नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमने वादा किया था कि आपके वीडियो के लिए हम एक अच्छी रणनीति के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज हमारी पहली क्लास है और ये पहली क्लास जीएस की क्लास होगी। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। मैं विपिन बड़गोती आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म स्टडी स्थल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो हम आपको कंटेंट प्रदान करेंगे वो आपकी वीडियो की परीक्षा में एक बेहतर रिजल्ट देने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज से अवगत करा दूं कि हम कुछ ऐसा नया नहीं करने वाले हैं, बस जो चीज चल रही है उसी में से कुछ अच्छा करने वाले हैं, यानी सेलेक्टेड करने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि आज जो हम कंटेंट आपको देंगे वो इलाहाबाद का एक बौद्धिक प्रकाशन है और उस बौद्धिक प्रकाशन में पुस्तक का नाम है परीक्षावाणी। अब परीक्षावाणी की दो पुस्तक आती हैं, एक आती है स्मर्ग अध्ययन और एक आती है आपका संक्षिप्त अध्ययन। हमने उन दोनों बुकों का समायोजन किया है और उस बुक में से जो आपका सेलेक्टेड है यानी सेलेक्टेड कंटेंट है उसको हमने यहाँ पर उठाया है। अब सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, बस हम इस यानी उत्तर प्रदेश के इतिहास को एक वीडियो में कंप्लीट कर देंगे, जो आपकी वीडियो की परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आपको एक चीज मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले मैं यूपी स्पेशल का ही पार्ट क्यों करा रहा हूं। तो सबसे पहले जब हम यूपी की कोई परीक्षा दे रहे हैं तो सबसे पहले हमें किसका इतिहास पता होना चाहिए? हमें यूपी का पता होना चाहिए, तत्पश्चात भारत का, तत्पश्चात विश्व का। तो सबसे पहले इसी को ध्यान में रखते हुए हमने क्या काम किया है, यूपी का इतिहास को जानने की कोशिश करी है। और इसमें हमें करना क्या है, यानी कुछ कंटेंट को आपको क्या करना है, समझना है और कुछ कंटेंट को छोड़ना है और इसमें कुछ मुझे अपनी तरफ से ऐड भी करना है जो आपकी परीक्षा के लिए एक अच्छा एक अच्छा साबित हो सकता है। तो यानी आप एक कॉपी पेन उठा लीजिए और बस ध्यान से सुनते रहिए और आपको यहां से उम्मीद है कि बहुत कुछ मिलने वाला है। तो ज्यादा देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये क्या है, आपका उत्तर प्रदेश एक ऐतिहासिक अध्ययन। आगे चलते हैं। तो आगे जब हमारा ये आपका दूसरा आता है, यानी सबसे पहले ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारा इतिहास है, इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। अब 3 भागों में बांटने के लिए हमने क्या काम किया है? ठीक है, कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया। सबसे पहला होता है प्रागैतिहासिक काल। अब प्रागैतिहासिक काल किस काल को कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसकी हमारे पास कोई भी लिखित जानकारी नहीं होती है, सिर्फ हमें पुरातत्व साक्ष्यों के आधार पर उस इतिहास का पता चलता है। सिर्फ आपको ये बात याद रखनी है। दूसरा होता है आपका आदि इतिहास। आदि इतिहास किस इतिहास को कहते हैं? आदि इतिहास से तात्पर्य ऐसे इतिहास से होता है कि जब हमारे पास लिखित जानकारी तो होती है लेकिन उसको पढ़ पाना मुश्किल है। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पर बात करूं, जैसे हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है, उसका इतिहास कैसा है? आदि ऐतिहासिक इतिहास है। उसकी एक लिपि भी पाई गई थी जिसको ब्रास्टोफुडन के नाम से जाना जाता है, लेकिन आज तक भी उसको पढ़ा नहीं गया है। लेकिन उस पर जो है अभी काम चल रहा है, लेकिन उसको अभी भी पढ़ा नहीं गया है। तो ऐसे इतिहास को हम क्या नाम देंगे? आदि ऐतिहासिक का नाम देंगे, जिसका ऐतिहासिक प्रमाण तो है लेकिन उसको अभी तक भी पढ़ा नहीं गया है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहास। अब तीसरे पे चलते हैं। तीसरा पार्ट आता है इतिहास। इतिहास उस पार्ट को कहते हैं यानी जिसकी हमारे पास लिखित जानकारी होती है और वो हमें लंबे समय तक एक याद या स्मृति के लिए रखा जाता है, जिसको हम बार बार पुनर्अध्ययन उसका हम करते रहते हैं। तो सबसे पहला बात है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल किस काल को कहते हैं? यानी जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं होता, जैसे हमारी पाषाण कालीन सभ्यता। दूसरे पे हमने बात करी आदि ऐतिहासिक काल की। आदि ऐतिहासिक काल से तात्पर्य मतलब कि ऐसा इतिहास जिसकी हमारे पास लिखित जानकारी तो है लेकिन उसको पढ़ पाना मुश्किल है। तीसरा हमने बात करी इतिहास की, यानी उसके लिखित साक्ष्य भी हैं और उसको हम आसानी से पढ़ लिख सकते हैं और उसको स्मृति में भी कर सकते हैं, यानी ध्यान में रख सकते हैं। तो आपको ये जैसे वैदिक सभ्यता। आगे चलते, इसमें हमारी क्या काम की बात है। जैसे इन्होंने कहा है कि सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं
बाकी हमें यहाँ से कुछ नहीं करना है, बस अब सीधा चलते हैं किस पे, प्रागैतिहासिक काल पे। अब प्रागैतिहासिक काल का मतलब क्या है? प्रागैतिहासिक काल से मतलब है कि इसको पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। पाषाण काल मतलब कैसे? पाषाण काल का मतलब होता है पत्थरों का काल, यानी जहां पत्थर रहते हैं उनको क्या नाम दिया गया है? पत्थरों का काल। अब ये पाषाण सभ्यता जो है, पाषाण सभ्यता की एक यहां से प्रश्न बन सकता है कि भारत में पाषाण सभ्यता की जो खोज की है वो किन महोदय ने की है? तो ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये कब से शुरू होती है? 1863 से इसकी शुरुआत होती है। और ये एक वैज्ञानिक है, हमारे भूवैज्ञानिक हैं, यानी रॉबर्ट ब्रोड्सफोर्ड। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, परीक्षा में कई बार पूछा भी गया है कि सबसे पहले पाषाण सभ्यताओं की जो खोज की शुरुआत की गई वो कब से की गई थी? 1863 से की गई थी। किन महोदय ने की थी? रॉबर्ट ये ब्रूसफुट नाम के व्यक्ति ने की थी। और यहां से हमें एक बात और समझनी है कि जो हमारा पाषाण काल है उस पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला कौन सा है? पूरा पाषाण काल, यानी सबसे प्राचीन पाषाण काल, जिसमें बड़े बड़े पत्थर होते थे, उसको क्या कहते हैं? पूरा पाषाण काल कहते हैं। एक इसमें आया मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल का मतलब है यानी जो नव पाषाण काल है और प्राचीन पाषाण काल है उसके बीच का जो काल था उसको क्या बोलते हैं? मध्य पाषाण काल। और तीसरा है ये नव पाषाण काल। नव पाषाण काल का मतलब है कि इसमें क्या क्या कार्य हुआ? जैसे कृषि की शुरुआत हुई, जैसे पशुपालन की शुरुआत हुई, है ना, जैसे आग का आविष्कार हुआ, पहिए का आविष्कार हुआ। ये सभी जो आविष्कार किए गए ये किस में किए गए? नव पाषाण काल में किए गए। इसीलिए इसका नाम जो हमने रखा था वो नव पाषाण काल रखा था। नव मतलब नया, पाषाण काल। मैं आपको एक चीज यहाँ पर और बता दूं कि इस नव पाषाण काल को हम क्या कहते हैं? ताम्र पाषाण काल भी कहते हैं। अब ताम्र पाषाण काल क्यों कहते हैं? क्योंकि इस पाषाण काल के अंदर ही, यानी सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तांबे धातु का प्रयोग किया गया था, इसीलिए इसको ताम्र पाषाण काल भी कहते हैं। यानी ताम्र का मतलब होता है तांबा। एक प्रश्न यहां से और भी बनता है कि मनुष्य के द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग की गई धातु कौन सी थी? तो कौन सी थी? ताम्र, यानी तांबा थी। आगे चलते हैं। आगे अब अगली जो महत्वपूर्ण बात आती है, ये बात आती है कि उत्तर प्रदेश में पाषाण काल का क्या महत्व है? तो उत्तर प्रदेश में पाषाण काल का महत्व क्या है कि या इसके साक्ष्य, यानी पाषाण काल के साक्ष्य उत्तर प्रदेश में कहां से प्राप्त हुए हैं? तो सबसे पहली बात, यानी कौन सा? यानी कहां से प्राप्त हुए हैं? इलाहाबाद से। यानी कहां से? इलाहाबाद। और इलाहाबाद में कौन सी? बेलन घाटी। जैसे आपको मैं बात करूं, यानी ऐसी कौन सी घाटी है भाई? देखो, सबसे पहले आपको एक चीज बता दूं कि जहां भी सभ्यताओं का विकास हुआ है वो ऐसी जगह हुआ है जहां पर कोई ना कोई जल की साधन होंगे, यानी कोई नदी आसपास होगी, वहीं तो होगा। देखो, सबसे पहले किसी भी मनुष्य को यानी जीने के लिए, जीवन यापन करने के लिए 2 मुख्य चीजों की आवश्यकता होती है, यानी जल की और आवास की। यानी ये 2 चीजें यानी किसी भी मनुष्य को जीवन यापन करने के लिए आवश्यक हैं। तो यानी ये जो सभ्यता पनपी थी, कहां पनपी थी? इलाहाबाद में। और इलाहाबाद में कहां? बेलन घाटी। ये 2 बड़ी महत्वपूर्ण चीजें उत्तर प्रदेश के लिए। और अब बात आती है कि ये जो बेलन घाटी है ये तो हो गई, इसके तत्पश्चात और कौन कौन सी जगह है? जैसे एक है सोनभद्र का सिंगरौली, और यानी सिंगरौली की घाटी, और तीसरा है चंदौली का चकिया। यानी ये 3 स्थान है। पहला कौन सा है? इलाहाबाद की कौन सी है? बेलन घाटी है। दूसरा कौन सा है? सोनभद्र की कौन सी है? सिंगरौली घाटी है। और तीसरा कौन सा? चंदौली का चकिया है। तो ये हमारे 3 प्रश्न यहाँ से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब एक प्रश्न और है, यानी ये जो बेलन नदी घाटी है ना, ये पूरा स्थल की जो खोज की गई है वो किसके द्वारा की गई? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो ये जो पूरा स्थल है इसकी जो खोज और खुदाई की गई है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर हैं, और उन प्रोफेसर का नाम क्या है? जी.आर. शर्मा है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है परीक्षा में कि यानी इस निर्देशन की जो खुदाई की गई है वो किसके सहयोग से की गई है, किसके निर्देशन में की गई है? तो किसके? जी.आर. शर्मा के निर्देशन में की गई है। अच्छा, अब एक आगे मैं बात करूं तो इन्होंने कहा है कि यहां से एक क्या मिला है, यानी
मूर्ति निर्मित, यानी मातृ देवी की क्या मिली है, मूर्ति मिली। मातृ मतलब माता, अस्थि का मतलब होता है हड्डी की, यानी हड्डियों की बनी हुई क्या मिली है, मातृ देवी की मूर्ति मिली है। अब आगे चलते हैं। अच्छा, अगली बात, इस सभ्यता के जो ये उपकरण है वो किसके बने हुए थे, क्वार्टजाइट। क्वार्टजाइट एक प्रकार का पत्थर होता है, जैसे हमारे पत्थर होते हैं, जैसे बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, तो चूने पत्थर का ही एक रूप होता है जिसको बोलते हैं क्वार्टजाइट। तो आगे चलते हैं, आगे इसमें आगे आपकी बात करते हैं, आगे इसमें यहां पर आगे, अब ये आगे एक बार देखते हैं इसमें क्या क्या है। अब इन्होंने कहा है कि जो कार्य हुए, इसमें क्या क्या कार्य हुए। सबसे पहले नवपाषाण काल की मैं आपको बता दूं, नवपाषाण काल में अब इन्होंने शायद मेरे हिसाब से इसको किया जा सकता है, और इसके बाद में ये थर्ड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट पहले यहां देखिए। तो ये इन्होंने आगे बात करी है, और यहां से हमें कोई भी ज्यादा जरूरत नहीं है, बस एक चीज यहां से हम कर सकते हैं, ये आपका थोड़ा सा यहाँ हमारी कुछ लाइन इंपॉर्टेंट है जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। जैसे क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, सबसे पहले ये जो पाषाण मानव थोड़े बहुत कृषि व पशुपालन करने, मृतक की अंत्येष्टि करने और आग पर भोजन पकाने से परिचित हो गया था। ये कब की बात चल रही है, ये सारी बात जो चल रही है यहां से किसकी बात चल रही है, नवपाषाण काल की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है, नवपाषाण काल की बात चली, यानी नवपाषाण काल में जो सारी चीजें हुई, क्या क्या हुआ, यानी मानव थोड़े बहुत क्या काम करने लगा, कृषि कार्य करने लगा, पशुपालन करने लगा। ये प्रश्न आता है कि पशुपालन में सबसे पहला जो पशु पाला था वो क्या था, यानी सबसे पहला पशु जो था वो था कुत्ता, ये भी प्रश्न आता है। दूसरा है मृतक की अंत्येष्टि, यानी अंतिम संस्कार, अंत्येष्टि का मतलब होता अंतिम संस्कार की जो शुरुआत हुई वो कहां पर हुई, नवपाषाण काल में हुई। तीसरा आग पर भोजन पकाने, यानी पहले वो कच्चा भोजन खाता था, तत्पश्चात उसने क्या काम करा, यानी जो आग का आविष्कार कर लिया तो वो भोजन को पकाकर खाने लगा, यानी भोजन मतलब मांस को क्या खाने लगा, वो पकाकर खाने लगा हुआ। और इसी काल में एक और महत्वपूर्ण काम हुआ, यानी पहिए की भी खोज जो हुई थी वो किसमें हुई थी, इसी काल में की गई थी। अच्छा, आगे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि नवपाषाण कालीन सभ्यता में एक इंपॉर्टेंट है, ये जो कोलडीवा है ना, ये कोलडीवा वर्तमान में ये कहां है, ये सिद्धार्थ नगर में है। कहां है, सिद्धार्थ नगर। अब ये यहां से एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज हुई थी कि जो चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए थे वो कहां से हुए थे, तो चावल के जो साक्ष्य प्राप्त हुए थे वो कहां से हुए थे, कोलडीवा से हुए थे। और वर्तमान में एक प्रश्न करंट से और है, मैंने आपसे वादा किया था कि समसामयिक मुद्दों को भी इसमें समाहित करेंगे, कि सिद्धार्थ नगर को एक जीआई टैग मिला है, जीआई टैग। अब वो जीआई टैग किसको मिला है, यानी चावल तो है लेकिन वो कैसा चावल है, काला चावल है, काला चावल, इसको क्या कहते हैं, यानी काला चावल का जीआई टैग भी मिला है। तो यहां से आपका एक प्रश्न बनता है। तो आगे अगर मैं बात करूं, इन्होंने कहा इस काल की मानव कृषि कर्म के साथ साथ यानी पशुपालन भी हो गया और मिट्टी के बर्तन बनाने की भी शुरुआत हो गई थी, यानी ये सब सारी जो प्रक्रियाएं चल रही है कहां चल रही हैं, नवपाषाण काल में चल रही हैं। यानी मिट्टी के बर्तन का मतलब है कि वो पहले क्या बनाने लगे, यानी मिट्टी के बर्तन वो बनाने लगे। अब मिट्टी के बर्तन तो बनाने लगे, लेकिन मिट्टी के बर्तन के बाद भी उन्होंने एक काम किया, यानी इनको लाल और काले से बनाने लगे। लाल काले का मतलब कैसे है, जैसे इससे बाहर की आकृति कैसी बना दी, लाल, अंदर की जो आकृति थी ये वाली कैसी बना दी, काली। और एक पहला स्टेप ये था, काली अंदर की बाहर की लाल, जिससे वो अच्छे से पकाई जा सके बर्तन को। उसके बाद ये धूसर, धूसर का मतलब होता है ग्रे कलर के बनाए जाने लगे। उसके बाद इसको क्या नाम, इसको चित्रित भी कर दिया गया, यानी चित्रित तरीके से बनाए जाने लगे। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे क्या कहते हैं, आगे है कि आद ऐतिहासिक काल में ताम्रपाषाण काल। अच्छा, ये जो आद ऐतिहासिक काल है, ठीक है, ये जो आद ऐतिहासिक काल है, इसमें क्या चीज महत्वपूर्ण हो सकती है, ये जो आद ऐतिहासिक काल मैंने आपको बताया था। अब आपने देखा यहाँ ताम्रपाषाण काल और ताम्र कांस्य काल, तो ये कांस्य यहाँ पर ये प्रिंटेड सही नहीं है, क्योंकि कांस्य काल जो है यानी कांसा, ये सबसे पहले मैं आपको बात कर दूं, ये कांसा क्या है, कांसा, तो कांसा मतलब होता है तांबा प्लस टीन, तांबा प्लस टीन जो होता है वो क्या कहलाता है, यानी हमारा कांसा कहलाता है। और कांसी जो कांसा प्रयोग किया गया था वो सिंधु घाटी सभ्यता में प्रयोग किया गया था। कौन सी में,
सिंधु घाटी सभ्यता में इसका प्रयोग किया गया था। और ये ताम्र का प्रयोग कहाँ किया गया था? पाषाण कालीन में किया गया था। और यहां से मेरे हिसाब से देखो, सबसे पहले देखो, ये जो मैंने आपको बताया, सबसे पहले मनुष्य ने किसका प्रयोग किया? तांबे का प्रयोग किया, और तत्पश्चात फिर किसका किया? कांसे का, और अंत में किसका किया? लोहे का प्रयोग किया। अब जैसे मैं यहां आपको समझाने लगूं क्या कि जो तांबे का प्रयोग किया था, वो तांबे का प्रयोग किसने किया था? पाषाण कालीन सभ्यता में किया गया था, ठीक है। उसके बाद कांसे का जो प्रयोग किया गया था, वो किसमें किया गया था? वो सिंधु घाटी सभ्यता में किया गया था। किसमें किया गया था? सिंधु घाटी। और तीसरा जो लोहे का प्रयोग किया गया था, वो वैदिक सभ्यता में किया गया था। तो इनको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे पाषाण काल को ताम्र पाषाण काल कहा जाता है, सिंधु सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है, और वैदिक काल को लोह युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आप पॉइंट याद रखिएगा, परीक्षा में कभी कभी बन जाते हैं। अच्छा, एक बड़ी देखो महत्वपूर्ण बात है, इन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में जो ताम्र पाषाण के जो साक्ष्य हैं, वो कहां पर मिले हैं? यानी वो मिले हैं मेरठ और सहारनपुर। और ये बड़े महत्वपूर्ण बात है कि जो ये उत्तर प्रदेश में इसके साक्ष्य मिले हैं, वो कौन कौन सा जिला है? एक आपका मेरठ है, और दूसरा क्या है? आपका सहारनपुर है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, यानी जो आपकी ये सिंधु घाटी सभ्यता की बात चल रही है ना, तो सिंधु घाटी सभ्यता जो विस्तार था, सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार माना जाता है, वो यहां पर कहां तक था? मेरठ में एक जगह है जिसका नाम है आलमगीरपुर। क्या नाम है? आलमगीरपुर। तो ये भी प्रश्न आ जाता है कि यहां पर कहां तक था, और नीचे कहां पर था? दमदमा। ये दमदमा पड़ता है मध्य प्रदेश के अंतर्गत पड़ता है। तो ये भी प्रश्न परीक्षा में कभी कभी बन जाता है। तो चलते हैं आगे। आगे क्या है इसमें? आगे, अब आगे बात करते हैं। आगे ये कोई परीक्षा के लिहाज से कोई चीज सही नहीं है, ये हमने सबको पढ़ लिया है, कोई इंपोर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं आगे क्या है। ये सिंधु घाटी सभ्यता की बात है, ये इसको देख लेते हैं एक बार, ठीक है। ये सिंधु घाटी सभ्यता, यहां से सिंधु घाटी, ये जो आदि ऐतिहासिक काल है, इसको किस नाम से जाना जाता है? यानी सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। अरे भाई क्या हुआ, आजा। ये किस नाम से जाना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ये ज्यादा ही हो गया, इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं भाई, ठीक है, ओके। अच्छा, अब आगे चलते हैं। इसमें क्या है, ये हमने कर दिया है। इसके बाद आगे चलते हैं। चलो भाई आगे आ जाओ। बस अब आगे इन्होंने कहा, ये भी आगे इन्होंने पहुंचा दिया है शायद, ये इन्होंने, हाँ ये अब देखो इसको करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता की मैं अगर बात करूं तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो कार्यकाल माना जाता है, वो कब से कब तक माना जाता है? 2350 ईसा पूर्व से। 2350 ईसा पूर्व से कब तक? यानी 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और सबसे पहले आप ईसा पूर्व का मतलब क्या है आपको पता ही है, यानी ईसा पूर्व का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म की पूर्व की घटनाएं सभी क्या कहलाती हैं? यानी ईसा पूर्व की कहलाती हैं। आगे मैं अगर बात करूं तो आगे चलते हैं। आगे मैं अगर बात करूं तो आगे इसमें ये कुछ यहां से कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, यहां कुछ भी नहीं है। ये आलमगीरपुर, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि जो मेरठ में जो लास्ट वाली जगह पड़ती है उत्तर प्रदेश में, वो मेरठ में कौन सी जगह है? वो आलमगीरपुर है। और अब आता है तीसरा वाला पार्ट। तीसरा पार्ट कौन सा आता है हमारा? ये, यानी जो लौह काल है हमारा, लौह काल मैंने डिस्कस किया था कि ये वाला जो ऐतिहासिक काल है, तो ऐतिहासिक काल को किस नाम से जाना जाता है? इस वाले ऐतिहासिक काल को किस नाम से जाना जाता है? यानी, अरे भाई आजा। ये जो हमारा ऐतिहासिक काल है ना, ये ऐतिहासिक काल, इसको लौह काल के नाम से जाना जाता है। जैसे कौन सी? यानी जो हमारी वैदिक काल है,
वैदिक काल, इसको किस नाम से जानते हैं हम, यानी ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। आगे चलते हैं। ये क्या कह रहा भाई, मैक्सिमम 1 सेकंड भाई होल्ड रखते हैं, 1 सेकंड क्या हुआ इसको देख लेते हैं एक बार। चलो भी एक बार शुरू करते हैं। बोर्ड में थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी इसलिए रोकनी पड़ी। तो देखो अब हमारा जो चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, यानी भारत का ऐतिहासिक काल। सबसे पहले ये जो इसमें जाति थी वो कौन सी जाति थी, आर्य जाति थी। कौन सी जाति थी, आर्य जाति। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये कौन सी जाति थी, आर्य जाति थी। ठीक है, सबसे पहले आपको ये पता करते हैं कौन सी जाति थी, ये आर्य जाति थी। उसके बाद इसका जो काल माना जाता है वो 1500 ईसा पूर्व से कहां तक माना जाता है, 750 इसमें लिखा हुआ, लेकिन वो कहां तक माना जाता है, वो 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। आप ये समझ लेना, ठीक है। इसमें भी 2 काल थे। एक कौन सा था, यानी जो 1500 से कहां तक था, वो 1000 ईसा पूर्व तक था, और दूसरा 1000 से कहां से तक था, यानी 600 ईसा पूर्व तक था। उसके बाद आती है कि ये सिंधु नदी, यानी जो पाकिस्तान से बंगाल तक फैला था। ठीक है, उसके बाद इसको पूर्व वैदिक काल, यानी जो मैंने बताया इसको किस नाम से जाना जाता था, पूर्व या ऋग्वैदिक काल के नाम से, और इसको किस नाम से जाना जाता था, उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना जाता था। यहाँ से वैसे बहुत कम प्रश्न आते, ज्यादा प्रश्न बनने की संभावना बहुत कम रहती है। उसके बाद यहाँ पर 5 जनों का निवास था। 5 जन का मतलब होता है 5 जन थे, यानी जो 5 बड़े राज्य थे उस समय। यानी कौन से थे, अनु, द्रुहु, यदु, पुरु और तुर्बस। ये कभी कभी पूछ ले आता है कि उस समय यानी सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो ऋग्वैदिक काल आया उसमें जो हमारे काल थे, यानी ऋग्वैदिक काल जो था वो यानी कहां से और कितना था और कितने जन थे वहां पर। तो अनु, द्रुहा, यदु, पुरु और आपका तुर्बस। आगे बात करते हैं कि इस काल के इतिहास को जानने का मुख्य स्रोत क्या है, केवल ऋग्वेद की संहिता है। आपने सुना होगा कि 4 प्रकार के हमारे वेद हैं। वेदों की संख्या कितनी है, 4, जिनमें पहला जो वेद है वो कौन सा है, ऋग्वेद। और ऋग्वेद में जितनी भी ऋचाएं हैं उनको एक जगह समाहित कर दिया गया है, इसलिए उसका नाम क्या धर दिया गया है, ऋग्वेद की संहिता नाम रख दिया गया है। उसके बाद बात करते हैं कि इसके बाद ये सारी चीजें आई, मतलब उत्तर वैदिक काल में जो भी कार्य हुए उनको यानी उत्तर वैदिक काल की घटनाओं का नाम दिया गया है। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं कि रामायण और ये पहले, ये इसमें जो उत्तर वैदिक काल है उसमें रामायण और महाभारत की स्थितियां हुई। अब इसमें क्या क्या हुआ, यानी जैसे महाभारत और रामायण हुआ, ठीक है। और इसमें यह भी पूछा जाता है कि रामायण और महाभारत जो लिखी गई थी वो कब लिखी गई थी, तो 600 ईसा पूर्व के बाद ये इन दोनों का जो है लिखित हुआ था। महाभारत को वेद व्यास जी ने लिखा था और रामायण को किसने लिखा था, वाल्मीकि जी ने लिखा था। और अगर बात करें तो ये प्रश्न यहां से आ जाता है, देखो जब ये युग चल रहा था, यानी इसमें कह सकते हैं कुरु, पांचाल, कौशाम्बी, कौशल, काशी, विदेह, मगध, अंग, ये सब थे। और रामायण की कथा जो है वो किस वंश से संबंधित है, वो इक्ष्वाकु वंश से संबंधित है। जबकि जो महाभारत की जो कथा वहां पर कौन सा वंश था, वहां पर कुरु वंश था। ये भी प्रश्न आ जाता है कि महाभारत जो पांडव थे वो कुरु वंश से संबंधित थे, और जो राम थे यानी जो महाराजा दशरथ थे वो उनका जो परिवार था वो किससे था, इक्ष्वाकु वंश से था। अब रामायण की रचना जो की थी वो किसने की थी, वाल्मीकि ने की थी। कहां बैठ करी थी, ब्रह्मव्रत यानी वर्तमान में कानपुर के नाम से इसको जाना जाता है। और जो महाभारत की रचना की थी वो किसने की थी, वेद व्यास जी ने की थी। और इससे कुछ वहां की जानकारी मिलती है तत्कालीन समय की, जैसे वहां की आर्थिक स्थिति कैसी थी, सामाजिक स्थिति कैसी थी, धार्मिक स्थिति कैसी थी। आगे चलते हैं महाजनपद काल पे। महाजनपद काल का मतलब है कि ये हमारे उस समय यानी जो महाजनपद थे, कितने महाजनपद थे ये भी प्रश्न पूछा जाता है। लेकिन इससे पहले हम कुछ और जानकारी कर लेते हैं, जैसे महाजनपद से पहले हम कुछ और कर लेते हैं। चलो महाजनपद ही करते हैं, ठीक है, महाजनपद ही कर लेते हैं। महाजनपद की बात करते हैं, चलो ठीक है। महाजनपद, ये महाजनपद काल की जो जानकारी है वो कहां से प्राप्त होती है, सबसे पहले एक बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है
जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय। क्या नाम है उसका? अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। अंगुत्तर निकाय, यहाँ पर भी उसका कहीं ना कहीं वर्णन दिया होगा। ये रहा, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से ज्ञात होता है। और उत्तरी भारत में कितने बड़े राज्य थे? 16 बड़े राज्य थे। लेकिन उन 16 बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश में कितने जनपदों की जानकारी मिलती है? 8 जनपदों की जानकारी मिलती है। ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसे मैं अगर बात करूं यहाँ पर, तो यहां से इसको थोड़ा सा ऊपर करके देखते हैं ये कौन कौन से हमारे 8 जनपद हैं। जैसे सबसे पहले मैं बात करूं, सबसे पहला यानी पांचाल। कौन सा है? पांचाल। पांचाल की जो राजधानी थी वो कौन सी थी? अही क्षेत्र। अही क्षेत्र में वर्तमान का जो क्षेत्र है वो कौन सा है? बरेली क्षेत्र जो लगता है, और फर्रुखाबाद जो लगता है वो यानी पांचाल का लगता है। और यहाँ पर कैसा तंत्र था? राजतंत्र। राजतंत्र का मतलब होता है जहां पर राजा का तंत्र होता है उसको राजतंत्र की संज्ञा दी जाती है। दूसरा था कुरु। कुरु भी राजतंत्र था। इसकी राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ। और इंद्रप्रस्थ वर्तमान में कहाँ है? दिल्ली के आसपास का क्षेत्र है। तीसरा है वत्स। वत्स भी राजतंत्र था। इसकी राजधानी क्या? कौशाम्बी। और ये कौन सा क्षेत्र है? इलाहाबाद का क्षेत्र है। तीसरा है आपका सूरसेन। सूरसेन की आपकी मथुरा है, जहां पर आपके कृष्ण जी का सारा तंत्र था सूरसेन। कौशल। कौशल भी राजतंत्र था। इसकी राजधानी है साकेत। यहाँ से प्रश्न बहुत आता है कि गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा जो उपदेश दिए थे वो कहाँ दिए थे? तो इसी राजधानी में दिए थे। कौन सी? यानी कौशल की राजधानी साकेत में, सॉरी उसकी श्रावस्ती। श्रावस्ती यानी कौशल की जो राजधानी थी श्रावस्ती, यहाँ पर दिए थे। और मल। मल एक गणतंत्र था, कुशीनगर। जो मल जो बसाया था वो किसने? यानी गणतंत्र था। विश्व का सबसे पहला जो गणतंत्र माना जाता है वो यानी कौन सा है? यानी जो वैशाली। इसको नाम वैशाली के नाम से जानते हैं, वैशाली। और वैशाली जो पड़ता है ये वर्तमान में कुशीनगर के आसपास का क्षेत्र पड़ता है। तीसरा है काशी। काशी को किस नाम से? वाराणसी के नाम से जानते हैं। फिर चेदी। चेदी मतलब शुक्ति मती के नाम से इसको जानते हैं। आगे है उपरोक्त 8 महाजनपदों के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के अंतर्गत 2 और गणराज्य थे, जिसमें एक था कपिलवस्तु और दूसरा कौन सा था? दूसरा भी देख लेते हैं, दूसरा कौन सा था? कपिलवस्तु के बाद जो हमारा आएगा ये, ठीक है, ये कपिलवस्तु, शाक्य और कौन सा आ जाएगा? कपिलवस्तु, शाक्य और आपका शमशेरगिरी। शमशेरगिरी ये चुनाव यानी मिर्जापुर के आसपास का भाग है। अब बात करते हैं जैन, बौद्ध और अन्य धर्म। यानी जैन बौद्ध का मतलब हो गया जो अभी हम बात कर रहे थे जैन बौद्ध के बारे में, उसके बारे में अभी डिस्कस करते हैं। लेकिन एक सेकेंड होल्ड रखो, थोड़ा सा जलपान ले ले। तो चलते हैं अभी। तो जैन, बौद्ध व अन्य धर्म, सबसे पहले इनकी जो शुरुआत मानी जाती है वो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास मानी जाती है। सबसे पहले इनका जो उदय हुआ था वो मध्य देश में हुआ था। मध्य देश को उस समय यानी मध्य देश के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में इसका नाम क्या है? उत्तर प्रदेश है। और इसमें जो जैन धर्म के जो 24वें तीर्थकर हैं, जिनका नाम क्या है? महावीर स्वामी हैं, जिनका जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली बिहार में हुआ था। लेकिन उत्तर प्रदेश में उनके सबसे ज्यादा अनुयायियों की संख्या अधिक थी। इससे पहले ये कोई याद करने वाली बात नहीं है। लेकिन एक बात है कि उत्तर भारत में जैन धर्म के 2 प्रमुख केंद्र थे। एक का नाम क्या था? मथुरा, और दूसरे का नाम क्या था? उज्जैन। मथुरा पड़ता है आपके उत्तर प्रदेश में, उज्जैन पड़ता है आपका मध्य प्रदेश में। और यहाँ पर एक ये भी है, यानी जो कुषाण काल है, कुषाण काल में मथुरा के जैन धर्म का एक स्मृति केंद्र था। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से भी प्रश्न बन जाता है। और यूपी SSS, देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, यूपी SSS सबसे ज्यादा जो प्रश्न उठाती है वो कहां से उठाती है? यानी अगर यूपी का प्रश्न है तो यूपी के आसपास की सभी घटनाओं को वो उठाने की कोशिश करेगी। तो इसलिए सबसे पहले हमें यूपी का इतिहास पता होना जरूरी है, और उसके तत्पश्चात हम भारत की तरफ चलेंगे। आगे चलते हैं। आगे है आपका बौद्ध धर्म की बात करते हैं। बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक हैं उनका नाम क्या है आपका? यानी बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध हैं, जिनका जन्म कहाँ हुआ था? नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। और ये किस गणराज्य के मालिक थे? यानी कपिलवस्तु के। यहाँ कपिलवस्तु पड़ता है नेपाल में। और अभी हाल फिलहाल में आपको बता, नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड अभी भारत आए थे, ये भी याद रख लेना। और
कपिलवस्तु वर्तमान उत्तर प्रदेश के कहाँ है, सिद्धार्थनगर जिले के अंतर्गत आता है। उनकी माता का नाम क्या था, महामाया देवी था। वो वर्तमान में किससे है, गोरखपुर के जो वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री हैं, पहले वहीं से सांसद रहे थे। और अभी कौन है फिलहाल में, रवि किशन शुक्ला हैं जो वर्तमान में सांसद हैं गोरखपुर के। क्योंकि योगी जी को तो वहां की फिर सांसद छोड़ के मुख्यमंत्री के लिए फिर विधानमंडल का सदस्य होना पड़ता है, चाहे तो विधानसभा का या विधान परिषद का किसी का एक सदस्य होना बहुत जरूरी होता है। और ये जो महामाया थी कोलेगढ़ राज्य की कन्या थी, ये वहां की राजकुमारी थी। अब गौतम बुद्ध ने क्या काम करा था, 29 वर्ष की अवस्था में क्या कर दिया था, गृह त्याग किया था। और इसको उसमें किस नाम से जाना जाता है, महाभीरी निष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। अब आप कहोगे कि सर हम यूपी का इतिहास पढ़ रहे हैं, लेकिन हम इसमें यूपी के इतिहास में गौतम बुद्ध को क्यों पढ़ रहे हैं, तो गौतम बुद्ध का जो सारी यानी लेकर लालन पालन से लेकर आप इनका जो अंतिम निर्वाण हुआ था, है ना, महापरिनिर्वाण, उन सारी घटनाओं में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा योगदान है। तो यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना ज्यादा है। तो इसीलिए आगे चलते जैसे, और सबसे पहले जो उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था 29 वर्ष की अवस्था में, वो कहाँ हुआ था, बोधगया। ये वैसे बोधगया जो पड़ता है, ये पड़ता है आपका बिहार में। कहाँ पड़ता है, बिहार में पड़ता है। आगे कह रहे हैं जो पहला उपदेश दिया वो कहाँ दिया था, सारनाथ में। इसको वैसे ऋषि पत्तन के नाम से भी जाना जाता है। जो क्या कहलाया था, धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया था। बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए, जो अभी हमने डिस्कस किया था। जो हमारे 8 महाजनपद थे, महाजनपद का मतलब आप ऐसे समझो कि जैसे इस समय हमारे भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ऐसे ही उस समय जो भारत में 16 महाजनपद थे। और उन 16 महाजनपद में उत्तर प्रदेश इतना बड़ा था जिसमें 16 में से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आते थे। तो आगे मैं बात करूं, अब इनकी जो महापरिनिर्वाण हुआ था वो 80 वर्ष की अवस्था में हुआ था। कहां, कुशीनारा यानी कुशीनगर। अब कुशीनगर आपको यानी कब हुई थी मृत्यु, 483 ईसा पूर्व में। और इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। और मृत्यु कब हुई है, 483 ईसा पूर्व में इनकी क्या हुई है, मृत्यु हुई है। तो ये दोनों डेट भी याद रखनी है। उसके बाद आगे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इनके लिए, क्या बात है कि इनका जो बौद्ध धर्म का जन्म है, यानी जो इनका जन्म माना जाता है, यानी बौद्ध धर्म का जन्म, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति और महापरिनिर्वाण, ये तीनों क्या हुए थे, बैसाख की पूर्णिमा को हुए थे। बैसाख पूर्णिमा मतलब जैसे आपका आता है ना सबसे पहला महीना हिंदी वर्ष जो होता है हमारा, जैसे चैत, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, क्वार, कातक, अघन, पूष माह, यानी जो 12 माह होते हैं उसमें जो दूसरा महीना आता है चैत के बाद बैसाख, उसकी क्या हुआ था, पूर्णिमा को हुआ था। पूर्णिमा का मतलब होता है जिस दिन पूर्ण चांद होता है। तो गौतम बुद्ध का जो अधिकांश सन्यासी जीवन है वो कहाँ गुजरा था, उत्तर प्रदेश में ही गुजरा था। इसलिए बौद्ध धर्म का जो पालना कहा जाता है वो किसको कहा जाता है, उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। ठीक है, अब आगे यहाँ से कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है जो यहाँ से कुछ प्रश्न बनने की संभावना हो। ठीक है, तो ये लास्ट होता है। उसके बाद क्या चलते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं भाई। ये यार क्या बार बार इसको एक बार फिर होल्ड रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं ये देखो, यानी जैन धर्म, यानी जैन और बौद्ध धर्म के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण धर्म का मतलब होता है जैसे आपके वैष्णव धर्म है और शैव धर्म, उनको ब्राह्मण धर्म के नाम से जाना जाता है। जैसे देवी देवताओं के भी साक्ष्य मिलते हैं, जैसे विष्णु है ना, वासुदेव यानी कृष्ण, यानी सूर्य जो हमारे वर्तमान में सूर्य, कार्तिकेय महाराज कार्तिकेय यानी जो गणपति के भाई हैं, यानी शिव शंकर, और माता पार्वती के जो पुत्र वारा, आप वारा जानते हैं, दुर्गा लक्ष्मी आदि की भी जो मूर्तियां हैं वो मथुरा से प्राप्त होती है। तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जो है ब्राह्मण धर्म यानी वैष्णव और शैव धर्म का भी प्रचलन काफी ठीक ठाक रहा होगा। ठीक है, और बाकी जो बात आगे है कि वस्तु मथुरा को, यानी मथुरा जो है उसमें भारतीय मूर्ति कला का जन्म स्थान कहा जाता है। यानी जो मूर्ति कला की जो शुरुआत हुई है भारत में वो कहां से हुई है, मथुरा से
मानी जाती है। और आगे जो अन्य जो शहर हैं उत्तर प्रदेश में, जैसे अन्य निर्मित जैसे मंदिर है, वाराणसी है, वाराणसी, इलाहाबाद, बलिया, गाजीपुर, झांसी और कानपुर थे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके जो है पाषाण काल खत्म होता है। पाषाण काल के बाद आपका कौन सा खत्म होता है? पाषाण काल। उसके बाद आपका सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में आपकी वैदिक काल, वैदिक काल में आपके जो धर्म आते हैं, धर्म भी खत्म होते हैं। तो आगे चलते हैं, ठीक है।